मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को उनके पंचम पत्र में शामिल उपन्यास विधा के अंतर्गत शैलियों के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण अर्थात विभिन्न शैलियों के आधार पर उपन्यासों के प्रकार, इस शीर्षक पर विचार विमर्श करें। शैली उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए उपन्यास में एक न एक शैली अवश्य दिखे। एक उपन्यास में एक से अधिक शैलियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उपन्यासों का वर्गीकरण शैली के आधार पर किया जा सकता है। वैसे उपन्यास लेखन की कोई एक शैली नहीं है। जब से उपन्यास लिखे जाने आरंभ हुए तब से उपन्यास की विभिन्न शैलियों का विकास भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा। यह संभावना उपन्यास के भीतर मौजूद है। आज भी उपन्यास विधा में सर्वाधिक जीवंत और ऊर्जावान लेखन हो रहा है। इसमें नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। गद्य की समस्त विधाओं का प्रयोग उपन्यास लेखन में किया जा सकता है, लेकिन शैली की सफलता उसकी नवीनता या उसके प्रयोगशीलता में नहीं, वरन कथा वस्तु के साथ उसके सामंजस्य में नहीं। किसी तरह की कथा वस्तु के साथ उसके सामंजस्य में निहित है। किसी तरह के कथा वस्तु के लिए कौन सी शैली उपयुक्त है, वह उपन्यासकार ही तय करता है। लेकिन वह यह भी तय करता है कि एक रचनाकार के रूप में उसके लिए कौन सी शैली में लिखना ज़्यादा सहज और संगतिपूर्ण है। शैली के विभिन्न प्रकार हैं और उन सब में उपन्यास लिखा गया है। वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली उपन्यास लेखन की सर्वाधिक प्रचलित शैली है। आमतौर पर घटना प्रधान उपन्यास इस शैली में लिखा जाता है। इस शैली में यह सुविधा रहती है कि लेखक घटनाओं, स्थितियों, चरित्रों और देश काल का वर्णन अपने मन के अनुसार कर सकता है। इस शैली में लेखक जहाँ चाहे स्वयं प्रवेश कर सकता है और अपनी ओर से टिप्पणी दे सकता है। यह शैली इतनी अधिक प्रचलित है कि इसका सृजनात्मक प्रयोग करना आसान नहीं रह गया है। इसमें सामान्य स्तर का उपन्यास भी लिखा जा सकता है और गोदान, झूठा सच जैसे श्रेष्ठ उपन्यास भी लिखे जा सकते हैं। वर्णनात्मक शैली में भी कई तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं, जिससे इसमें नवीनता बनी रहती है। इस शैली में आज भी प्रयोग किए जा सकते हैं। व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली में उपन्यास लेखन अधिक चुनौती भरा कार्य है। इस शैली का प्रयोग करने वाला लेखक पात्रों का चित्रण व्यंग्यात्मक ढंग से करता है। स्थितियों और घटनाओं में भी व्यंग्य की प्रधानता रहती है। वैसे व्यंग्य का मुख्य औजार तो भाषा रहती है, लेकिन स्थितियों और घटनाओं का संयोजन इस तरह किया जाता है कि व्यंग्य थोपा हुआ नहीं लगता। व्यंग्य का प्रयोग लेखक हास्य पैदा करने के लिए नहीं करता, बल्कि सामाजिक अंतर्विरोधों और स्थितियों में निहित विडंबनाओं को उजागर करने के लिए करता है। हिंदी में व्यंग्य प्रधान उपन्यास लिखने की कोई सुदृढ़ परंपरा नहीं, लेकिन श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी इसी श्रेणी की क्लासिक रचना मानी जा सकती है। हरिशंकर प्रसाई का लघु उपन्यास रानी नागफनी की कहानी भी व्यंग्य प्रधान उपन्यास का उत्कृष्ट उदाहरण है। इंसा अल्लाह खान की कहानी रानी केतकी की कहानी की शैली का प्रयोग इस उपन्यास में व्यंग्य पैदा करने के लिए किया गया है। व्यंग्य का संपूर्ण रचना में हो यह आवश्यक नहीं है। लेखक आवश्यकता अनुसार भी रचना में व्यंग्य का प्रयोग कर सकता है। गोदान में व्यंग्य कैसे कई प्रसंग सामाजिक अंतर्विरोधों को उजागर करने के लिए लिए गए हैं। महाभोज में भी व्यंग्य प्रधान अंश अवश्य है। आत्मकथात्मक शैली उपन्यास। आत्मकथात्मक शैली उपन्यास लेखन की लोकप्रिय शैली। इस शैली में उपन्यास का केंद्रीय पात्र अपनी कहानी स्वयं करता है। इस शैली में लेखक एक व्यक्ति की नज़र से उपन्यास में वर्णित क्रियाकलापों और अन्य चरित्रों का अवलोकन करता है। इस तरह के उपन्यास चरित्र प्रधान होते हैं।
आत्मकथात्मक शैली के उपन्यास पाठक के साथ अधिक आत्मीयता स्थापित कर पाते हैं। ऐसे उपन्यास की सीमा होती है कि उसमें मैं के अनुभव के बाहर जो कुछ भी घटित होता है वह उपन्यास के बाहर ही रह जाता है, लेकिन किसी पात्र के कथन द्वारा या किसी ऐसी विधि से जो यथार्थपरक हो उसका संदर्भ आ सकता है। आत्मकथात्मक उपन्यास की सीमा ही उसकी शक्ति है, क्योंकि इसमें अन्य पात्रों और अन्य स्थितियों के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं मिलती जब तक उपन्यास के नैरेटिव के सामने होता है। इस उपन्यास में रहस्य और रोचकता का तत्व समाहित हो जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट भट्टनी और न्यूनिया के बारे में क्या सोचता है यह तो पाठक को बराबर मालूम पड़ता रहता है, लेकिन भट्टनी बाण भट्ट के बारे में क्या सोचती है या बाण भट्ट कल्पना ही करता रहता है। इससे बाण की बेचैनी, उलझन और भट्टनी के प्रति उसके गहरे अनुराग का पता लगता है। आत्मकथात्मक उपन्यास पूर्व देवती शैली में भी लिखे गए हैं, जिसमें नैरेटर अतीत को याद करते हुए पाठकों को के सम्मुख एक कर अपनी जीवन गाथा को पढ़ने खोलते जाता है। इस शैली में इधर उपन्यास लिखने का प्रचलन बढ़ा है। जीवनी परक शैली आत्मकथात्मक शैली से मिलती जुलती है। यहाँ कथावाचक अपनी कथा के केंद्र में एक ही पात्र को रखता है और उसी की जीवन गाथा को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के उपन्यास में उपन्यासकार को यह छूट मिली होती है कि वह अपने कथानायक के अलावा अन्य पात्रों, अन्य स्थितियों और अन्य क्रियाकलापों का वर्णन स्वतंत्र रूप से कर सकता है, लेकिन इन सबका उद्देश्य कथानायक के जीवन से संबंधित किसी पहलू को उजागर करना होता है। शेखर एक जीवनी में अज्ञे जब कथा को शेखर से दूर ले जाते हैं तो इसलिए ताकि शेखर के जीवन के कुछ अनजाने पहलू उजागर हो सके। इसमें यह सुविधा भी रहती है कि लेखक नायक के बहाने उसके आसपास के परिवेश और पात्रों के विश्लेषण को प्रस्तुत कर सके। जीवनी परक उपन्यास में कथा का विस्तार मुख्य चरित्र के बचपन से लेकर जीवन के अंत तक रहता है। ऐसे उपन्यासों में कथा में एक सूत्रबद्धता आवश्यक नहीं है, बल्कि सारे कथा सूत्र मुख्य नायक के जीवन की गोद में बंधे होते हैं। लेखक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कथा मुख्य चरित्र के जीवन के बाहर ऐसे क्षेत्रों में न चली जाए जिसका मुख्य चरित्र से कोई संबंध न हो। हिंदी में जीवनी परक उपन्यास अधिक नहीं लिखे गए। रूपक प्रधान शैली भी उपन्यास के वर्गीकरण के लिए एक विशेष शैली है। रूपक एलिगरी का पर्याय है। प्रायः श्रेष्ठ उपन्यास एक तरह की एलिगरी में परिवर्तित हो जाता है। जब गोदान को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह एलिगरी में बदल गया है। एक ऐसे रूपक में जो कि किसी एक किसान की नहीं, किसी एक क्षेत्र के किसान की नहीं, बल्कि उस दौर के भारतीय किसान की गाथा बन जाता है। उपन्यास विधा में यह क्षमता अंतर्निहित है कि वह अपने को राष्ट्रीय रूपक में रूपांतरित करता है। मैला आंचल, राग दरबारी, महाभोज जैसे कई उपन्यास अपनी अर्थ व्याप्ति में राष्ट्रीय रूपक होने का आभास देने लगते हैं। उपन्यासकार सोच कर रूपक तैयार नहीं करता, यह तो उपन्यास की आंतरिक क्षमता होती है कि वह अपने को रूपक के रूप में मनवा लेता है। राष्ट्रीय रूपक होने के लिए उपन्यास की कथा वस्तु का फलक व्यापक, चरित्र उदार और संघर्षधर्मी, दृष्टि मानवतावादी होना जरूरी है। रविंद्रनाथ ठाकुर का उपन्यास गोरा नवजागरण युग का राष्ट्रीय रूपक इन्हीं विशेषताओं के कारण माना जाता है। कुछ उपन्यास एलिगरी में अपने पूरे समय का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। अल्बेर कामू का उपन्यास प्लेग, लेव टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति, मैक्सिम गोर्की का मदर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ओल्ड मैन एंड द सी इसी तरह के उपन्यास है जो अपने समय एवं समाज की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण मानव जाति के लिए मूल्यवान रूपक बन गए। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप उपर्युक्त वर्गीकरणों के अलावा उपन्यास की अन्य कई विधियां हो सकती हैं जिनके आधार पर उपन्यास का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे यात्रा वृत्तांत के रूप में रमेश शकुन, डायरी के रूप में अजय की डायरी आदि में क्रम से यात्रा वृत्तांत और डायरी शैली का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हिंदी में अनेक शैलियों का प्रयोग किया गया है और उपन्यास का वर्गीकरण इन आधारों पर किया गया है। धन्यवाद।